तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये। और ये चैप्टर जो है पर्सनली मेरा फेवरेट चैप्टर भी है, तो बहुत मजा आने वाला है। तो कॉपी पेन निकालो और जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपको लगे वो आप लिख सकते हो। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या शब्द का मतलब क्या होता है और जनगणना क्या होता है। भाई जनगणना कब हुई थी आखिरी बार और कब से शुरू हुआ ये सब काम, की क्यों लोगों को गिन रहे हो। भाई जनसंख्या का आकार एवं वितरण देखेंगे कि जनसंख्या कैसे कैसे अलग अलग देश में अलग अलग जगह पे, सिर्फ भारत की ही बात करेंगे वैसे तो हम भारत की जनसंख्या का आकार और उसकी संख्या के आधार पर उसका वितरण देखेंगे कि अलग अलग जगह पे कैसे वितरण हो रखा है जनसंख्या का, कि कहीं पे जनसंख्या ज्यादा है कहीं पे कम है। और जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ेंगे, घनत्व के आधार पर वितरण करेंगे उसका हम। देन उसके बाद हम ये देखेंगे ना भाई ये जनसंख्या बढ़ क्यों रही है। बहुत सुनने में आता है, अखबार में देखते, न्यूज में देखते, पता नहीं लोग ये भी कहते हैं अरे भाई शादी मत करो जनसंख्या बढ़ रही है। तो जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि के बारे में देखेंगे, उसका परिवर्तन क्यों हो रहा है, कि जनसंख्या ओवरऑल बढ़ रही है कि घट रही है या बदल रही है, क्या हो रहा है इसके साथ जनसंख्या के साथ। और ऐसा कहा जा सकता है कि किशोर की जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा होती है। लोग कहते भी कि भारत में तो युवाओं का शहर है, भारत युवाओं का शहर है, किशोर जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस सीरीज की, जो कि खास बात है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एनसीईआरटी के सबको मैच करके मिक्स करके फिर हमने इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है और आपके लिए बनाया हुआ है क्वेश्चन। जनगणना क्या होता है, जन को गिनना यानी लोगों को गिनना, वो जनगणना है। बट कैसे, क्या हम अपने दोस्तों को जाके गिन ले, भाई मैं जा रहा हूं अपने दोस्तों को गिनने 1 2 3 4 5 ये मैंने जनगणना कर दी। अरे पूरी डेफिनेशन पढ़ो, वो क्या है, पूरी डेफिनेशन है एक निश्चित समय अंतराल में करना है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम बाद करना है। कि अगर 1 साल बाद कर रहे हो तो 1 साल बाद ही करना है, अगर 10 साल बाद कर रहे हो तो 10 साल बाद ही करना है। तो हमारे देश में क्या होता है, हर 10 साल में करी जाती है जनगणना। और कौन करेगा, ये आधिकारिक गणना करी जाएगी। आधिकारिक मतलब सरकार करेगी, यानी कि आप जनगणना कर रहे हो जाकर के, सरकार द्वारा कराया जाएगा हर 10 साल में। तो डेफिनेशन याद रखना, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। एक निश्चित समय के बाद जनसंख्या की यहाँ पे की था, जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। तो ये जनगणना की डेफिनेशन अगर एग्जाम में आया तो पहली बार ना भारत में जनगणना ना 1872 में करी गई, जबकि हम पहली बार सीरियसली हमने जनगणना कब करी, 1881 में करी, जिसको संपूर्ण जनगणना कहते हैं, जो कि पूरी तरह से जनगणना करी, सीरियस तरीके से करी। 1872 में तो ऐसे मजे मजे में कर लिया, जैसे हम मजे मजे में स्कूल जाते हैं ना 10th क्लास में नए नए होते हैं, तो वैसे ही 10th या 9th में, तो वैसे ही संपूर्ण जनगणना 1881 में कर गई। अब इसके बाद आता है जनसंख्या का आकार और वितरण, ये वाला टॉपिक आता है। तो इसमें क्या है, भारत की जनसंख्या का आकार देखेंगे, संख्या के आधार पर देखेंगे हम कि जनसंख्या का वितरण संख्या के आधार पर कैसे है, कि भाई इस राज्य में कितने लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं, ये सब चीजें देखेंगे। तो पहला है इसमें कि मार्च 2011 के अनुसार, जब मार्च 2011 पता चला तो भारत की जनसंख्या 12,106 लाख, इसको ना 121 करोड़ भी बोला जाता है। देखो लाख लाख हो गया ये, फिर ये 10 लाख हो जाएगा, मतलब अगर पीछे से आओगे तो देखो 12,106 और लाख में कितने जीरो होते हैं, 5। तो अगर पीछे से आओगे तो देखो करोड़ हो जाएगा, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और 100 करोड़, तो 121 करोड़। तो भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार क्या है, 121 करोड़। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। अब ये कौन सा सवाल है जो कमेंट करना है, तो सिंपल सा सवाल है, गूगल पे जाके सर्च करना कि हमारी जो भारत की जनसंख्या अभी रिसेंट, अभी इस टाइम पे क्या है, वो मेरे को कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो और बताओ मेरे को कि भारत की जनसंख्या क्या है अभी इस टाइम पे 2011 की जनगणना के अनुसार। अच्छा ये तो हो गया 121 करोड़। तो विश्व का ना 17% लोग, जो पूरी दुनिया में जितने लोग रहते हैं उसके 17% लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ कहाँ, भारत में, क्योंकि भारत की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में हम। असमान रूप से वितरित का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ना कि कहीं पे ज्यादा लोग रहते हैं, कहीं पे कम लोग रहते हैं। किसी जगह पे ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा लोग रहेंगे, किसी जगह पे मीडियम लोग रहेंगे, किसी जगह पे कोई लोग रहेंगे ही नहीं। और फिर उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार ये देखा गया कि सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, और वहां पे कितने लोग रहते हैं, 1,990 लाख। अगर इसको करोड़ में निकाले तो 2.2, यहां से 2 बंदों को हटाना पड़ेगा,
तो लगभग 19 करोड़ के आसपास लोग कहाँ रहते हैं? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। देश का 16%, अगर हमारे भारत में 100 लोग रहते हैं ना, तो 100 में से 16 लोग यूपी में रहते हैं, ऐसा है। तो उसके बाद है हिमालय में ना, हिमालय की जनसंख्या, सिक्किम में जो लोग रहते हैं, हिमालय सिक्किम सिक्किम में जो हिमालय है, वहां पे 6 लाख लोग ही रहते हैं बस, बहुत कम है वो तो। भाई लक्षद्वीप की बात करो, लक्षद्वीप में क्या देखो, लक्षद्वीप में तो 64,429 लोग ही रह रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हजार, यहां तक 1000 हो गया, ये हो जाएगा 10,000, लाख, 10 लाख, देखो 1000 हो गया, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? 64 करोड़ लोग। आधी आबादी कहाँ है हमारी? जो हमारे देश की जो आधी आबादी है वो कहाँ रहती है? वो रहती है 5 राज्य मेन, बस उसी 5 राज्य में रहती है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में और आंध्र प्रदेश। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का भाई क्षेत्रफल तो बहुत ज्यादा है, तो क्षेत्रफल ज्यादा तो लोग भी ज्यादा रहने चाहिए, बट ऐसा नहीं है भाई। राजस्थान का क्षेत्रफल तो ज्यादा है पर देश के सिर्फ 5.5% लोग ही रहते हैं, 5.5% लोग। जबकि यूपी को देखो भाई, यूपी में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, 16% लोग रह रहे हैं वहां पे भारत के टोटल। हमने ये तो बात कर ली कि भारत में संख्या के हिसाब से जब हमने देखा तो किसी राज्य में ज्यादा संख्या, किसी में कम है, तो संख्या के हिसाब से हमने देख लिया। अब बात करते हैं ये जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है। ये थोड़ा ना ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मान लो अगर मैंने ये भारत का नक्शा बनाया, भारत का नक्शा बहुत बार बनाया ये नक्शा मैंने, है ना, इस वाली सीरीज में पूरी की पूरी बहुत बार ये नक्शा बनाना पड़ा है हमें। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर ये भारत का नक्शा है तो जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है, ध्यान से सुनना। भारत की जनसंख्या क्या है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यही है ना, ये बात पता है, यही है। बट एक प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम ये होगी, ध्यान से सुनना, कि अगर मैं जनसंख्या निकालूंगा तो भाई देखो राजस्थान में अगर इतने 1 2 3 लोग रह रहे हैं, तो भाई यूपी में तो भर भर के लोग रह रहे हैं, भर भर के रह रहे हैं, भर। मैं ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं कि भारत की जनसंख्या ज्यादा है कि कम है। तो मुझे एक ना सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मैथ्स में क्या करते हो, जैसे आप एवरेज निकालते हो। जैसे मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे कितने परसेंट मार्क्स आए, तो कैसे बताओगे? आप क्या करोगे, आपके जो 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो भी 5 सब्जेक्ट है उसके मार्क्स जोड़ोगे और उसको 5 से डिवाइड कर दोगे, और फिर आप बोलोगे कि ये जो मार्क्स है ये एवरेज नंबर है, और अगर ये 80% से ऊपर है तो साइंस मिल जाएगी। इस तरह से क्राइटेरिया होता है। तो उसका हमने एवरेज निकाला, इसको कहते हैं एवरेज निकालना। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं ना, जनसंख्या जो होती है उसका भी एवरेज निकालते हैं, ताकि ना देखो कहीं पे जनसंख्या ज्यादा है कहीं पे कम है, तो अगर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करना, बराबर वितरण करना है, तो हमें क्या करना होगा, जनसंख्या को ना तो सब जगह पे समान हो सके, तो हम क्या करेंगे, उसको ना जनसंख्या घनत्व से समझेंगे उस चीज को हम। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व ये होता है कि भाई प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो अगर 32.8 लाख 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है एरिया हमारे भारत का, किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर मतलब किलोमीटर स्क्वायर होता है ना, एरिया किलोमीटर स्क्वायर में निकाला, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर अगर भारत का एरिया है, और उसकी जनसंख्या 121 करोड़ अगर आई है, 121 करोड़, तो मैं क्या करने वाला हूं ना, मैं अगर मुझे जनसंख्या घनत्व निकालना है तो मुझे ये देखना होगा कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने हैं, तो मैं 121 करोड़ को डिवाइड कर दूंगा 32.8 लाख से, तो मेरा जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। अब भी नहीं समझ आया, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन मत लो, मैं समझा रहा हूं जनसंख्या घनत्व, ध्यान से सुनना। देखो अगर मैंने ये बोला कि भाई मेरा जो ये है एक राज्य है, ऐसा दिखता है, एक राज्य मान लो ऐसा दिखता है, स्क्वायर एकदम दिख रहा है, एक राज्य एकदम स्क्वायर दिख रहा है, तो मैंने ये जो है इसका एरिया मैंने निकाला इस राज्य का, तो इस राज्य का जो क्षेत्रफल आया ना, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान बढ़ा लो, बहुत ध्यान। जो इस ये जो राज्य है इसका क्षेत्रफल आया वो मैंने देखा, वो आया 4 किलोमीटर स्क्वायर, ऐसा मैंने देखा मान लो। और मैंने ये भी देखा कि भाई इसमें कभी यहाँ पे बंदे ज्यादा रह रहे हैं, इस साइड में इस तरफ ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इधर पानी वानी की सुविधा, खाने पीने की हर चीज की सुविधा ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा लोग रह रहे हैं। यहाँ पे कम लोग रह रहे हैं एकदम, यहाँ पे कम लोग रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की और पानी की सुविधा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा ना, एवरेज निकालूंगा, यानी कि अब मैं ये देखूंगा
कि अगर मैं इन सबको बराबर जगह पे बांट दूं इन सब लोगों को, तो वो कैसे बटेंगे, कितने लोग होंगे। एक तो एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये जो टोटल लोग है जो इस राज्य में रह रहे हैं, लोग जो लोग रह रहे हैं वो कितने लोग रह रहे हैं, हम मान लेते हैं वो रह रहे हैं 400 लोग, मान लेते हैं वो 400 लोग रह रहे हैं। यहाँ जो ये एरिया है ये वाला जो एकदम कोने वाला, यहाँ पे 300 लोग रह रहे हैं, जबकि ये जो एरिया बचा हुआ है ना हल्का फुल्का, यहाँ पे 100 ही लोग रह रहे हैं। तो ये टोटल 400 लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो अब मैंने बोला भाई तुमने ये निकाल तो लिया, अब तुम इसका जनसंख्या घनत्व निकालो। तो जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए आप क्या करोगे, जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए आप क्या करोगे ना, जितने भी लोग हैं इस जगह पे उसको आप डिवाइड कर दोगे इसका जो क्षेत्रफल है उससे। यहाँ पे कितने लोग हैं, 400 लोग हैं, तो 400 लोग यानी कि 400 व्यक्ति है यहाँ पे 400 व्यक्ति रहते हैं। और जो 400 व्यक्ति है वो कितने किलोमीटर स्क्वायर में रह रहे हैं, वो रह रहे हैं 4 किलोमीटर स्क्वायर में। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आंसर आएगा, 100। तो यानी मैं ये बोलूंगा कि ये जो राज्य है, ये राज्य, इसका जनसंख्या घनत्व है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये हो गया इसका जनसंख्या घनत्व। इस तरह से हम इसका जनसंख्या घनत्व निकालेंगे। हम क्या करेंगे भाई, ये जो राज्य है, जैसे भारत का पूरा जो राज्य है, तो हम क्या करेंगे, कितने लोग हैं और जो उसका क्षेत्रफल है उससे उसको भाग कर देंगे, तो जो आएगा ना वो आएगा उसका जनसंख्या घनत्व। समझ आ गया ना, अच्छे से समझ आ गया। 2011 की जनसंख्या घनत्व के अनुसार अगर देखा था जब हमने, तो हमें पता है, देखो क्षेत्रफल तो सेम रहने वाला, क्षेत्रफल नहीं बदलने वाला, जनसंख्या में लोग बढ़ेंगे कम ज्यादा होंगे बस। तो भारत की जो जनसंख्या घनत्व निकल करके आई ना 2011 में, वो आई 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं, 382 लोग रह रहे हैं। और बिहार की जो आई वो आई 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं, 1102 लोग रह रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में जबकि सिर्फ 17 लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में बस। और असम और अधिकतर प्रायद्वीपीय वाला राज्य, प्रायद्वीपीय कहाँ होता है, प्रायद्वीप ये वाला राज्य है ना, पूरा ट्रायंगल जो ये पूरा बनता है, ये है ना प्रायद्वीप वाला राज्य। तो प्रायद्वीप वाला राज्य और यहाँ असम है। तो ये जो जगह है, ये जो जगह है, इन दोनों को मिला के अगर हम देखें तो ये जो जगह है यहाँ पे, तो यहाँ पे मीडियम टाइप की जनसंख्या घनत्व पाए जाते हैं। मतलब ना ज्यादा ना कम, कि हम कह दे कि 1000-2000 नहीं, इतनी नहीं पाई जाती, कि हम कहते 100-200 नहीं, इतनी भी नहीं, मतलब लगभग आसपास मीडियम 500 के आसपास पाई जाती है, ऐसा मान सकते हैं। उत्तरी मैदान और केरल की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है वहां का। अब सवाल उठता है क्यों है ज्यादा। अरे भाई उत्तरी मैदान मतलब समझ रहे हो, आपने पढ़ा था ना, मेरे साथ पढ़ा था कि उत्तरी मैदान ये वाला एरिया है, प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी तो उसकी वजह से खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि खेती अच्छी खासी होने वाली है। तो खाने पीने की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, रहने के लिए घर है, सब कुछ है। दिल्ली का एग्जाम्पल ले लो, यूपी का एग्जाम्पल ले लो, बिहार में कुछ पटना वगैरह इन सब जगह का एग्जाम्पल ले लो, तो वो सब जगह डेवलप हो चुकी है थोड़े अच्छे से। तो इस जगह पे ये क्यों डेवलप हुई है, क्योंकि ये उत्तरी मैदान है इसलिए। और ऐसा ही बिल्कुल केरल भी है। तो केरल और उत्तरी मैदान में वहां पे लोग ज्यादा रहेंगे, सीधी सी बात है। क्यों, क्योंकि सारी सुविधा वहीं पे मिल रही है। जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है, तो जनसंख्या परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि दोनों अलग अलग चीजें होती है, उसको मिक्स मत कर लेना कि पता चला मिक्स कर लिया। क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में ना एक क्वेश्चन दे रखा है कि जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन में अंतर बताना है। तो वो कैसे होगा सवाल, तो उसके लिए देखिए समझना होगा कि इन दोनों में कोई अंतर है, तो वो अंतर क्या है। तो जनसंख्या परिवर्तन का मतलब समझिए पहले। तो जनसंख्या परिवर्तन होता है आबादी की संख्या, वितरण और संगठन। देखो संख्या मतलब नंबर कि कितने चेंज हुए, नंबर कि पहले 1000 थे अब 5000 हो गए, बढ़ गए या फिर कम हो गए, वो सब हो गया संख्या में परिवर्तन। या फिर वितरण का मतलब क्या होता है, वितरण का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो आज यूपी में ज्यादा जनसंख्या है, आने वाले टाइम में कहीं ऐसा हो कि असम में जनसंख्या ज्यादा हो जाए, क्योंकि वहां पे सुविधा अच्छी हो जाए, बहुत अच्छी खासी, तो सब असम में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे तो उतने लोग ही ना। तो ये जो वितरण हो रहा है, जो बंटवारा हो रहा है, जिस तरह से ये आपस में बट रहे हैं, किस तरह से बट रहे हैं कि भाई कौन से ज्यादा है, वो सब देखा जाता है कि कौन सी जगह पे ज्यादा है ये सब। संगठन की अगर हम बात करें तो भाई कि बुढ़े लोग ज्यादा है, कि किशोर अवस्था लोग ज्यादा है, कि बच्चे लोग ज्यादा है, ये सारी चीजें उसमें देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कहीं पे 5 वयस्क लोग थे, एडल्ट लोग 5 थे, लेकिन 3 चिल्ड्रन थे। आने वाले टाइम में क्या हुआ कि 3 जो है वयस्क हो गए और 5 चिल्ड्रन हो गए, तब भी जनसंख्या तो सेम रही, वो 8 पहले था अब भी 8 है।
बस उसका संगठन चेंज हो गया। संगठन यानी कि पहले वो वयस्क थे, अब वो चिल्ड्रन हो गए, तो इस तरह से वो चेंज हो गया, तो संगठन मतलब होता है। जबकि जबकि जनसंख्या वृद्धि होता है सिर्फ संख्या में परिवर्तन, संख्या में जो बदलाव आता है सिर्फ उसी को देखते हैं। जबकि इसके अंदर परिवर्तन में संख्या, वितरण, संगठन तीनों चीजें देखी जाती है। और ये कैसे, ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया जनसंख्या परिवर्तन, ये 3 वजह से चेंज होती है। इसको 3 चीजें चेंज करती है। एक तो जन्म, मृत्यु और प्रवास। यानी कि जन्म क्या होता है? जन्म मतलब जिंदा होना, मतलब किसी का जन्म लेना। मृत्यु यानी कि डेथ हो जाना। और प्रवास यानी कोई बंदा या तो देश से बाहर जा रहा है, देश से बाहर आ रहा है, या फिर उसी देश के दूसरे राज्य में जा रहा है, या फिर उसी अलग अलग क्षेत्र में जा रहा है, तो वो सब प्रवास हो गया। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो प्रवास है। जनसंख्या वृद्धि की डेफिनेशन देखो क्या है। किसी विशेष समय अंतराल, देखो इसमें कहीं भी विशेष समय अंतराल की बात नहीं करी, लेकिन इसमें कह रहे हैं विशेष समय अंतराल में किसी भी देश या राज्य के निवासियों की सिर्फ संख्या की बात करी है, सिर्फ संख्या। कोई इसमें संगठन या वितरण की बात नहीं हो रही है। वृद्धि में सिर्फ संख्या की बात होती है। तो ये लिख के आ जाना एग्जाम में, अगर एक क्वेश्चन आए कि जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन में क्या अंतर है। फिर से, जनसंख्या वृद्धि यानी सिर्फ संख्या का होता है और समय अंतराल पे होता है एक निश्चित। जबकि जनसंख्या परिवर्तन, उसमें कोई ना समय अंतराल होता है ना कुछ, उसमें आबादी, संगठन और वितरण, ये सारी चीजें देखी जाती है। ये ना जो जनसंख्या वृद्धि, इसको 2 तरह से व्यक्त किया जा सकता है। एक तो सापेक्ष वृद्धि और दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत में परिवर्तन। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर मान लो पहले किसी देश की जनसंख्या 100 थी और बाद में वो 102 हो गई, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई इसका ना 2% बढ़ गया, 2% बढ़ गया, तभी तो वो 102 हो गया। तो उस वृद्धि को कहते हैं प्रतिशत में वृद्धि, दर में वृद्धि। जबकि सापेक्ष वृद्धि की बात करें अगर हम, तो वो डायरेक्ट निकाली जाती है। यानी कि कोई सा भी साल ले लेंगे, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ले लिया कि 1981 में 2 करोड़ लोग रहते थे, और उसके बाद ना 2011 में आकर के मान लेते हैं, मैं मान रहा हूं, कोई असली डेटा नहीं है, 200 करोड़ लोग हैं। तो हम सापेक्ष वृद्धि कैसे निकालेंगे? 200 करोड़ में से 2 करोड़ माइनस कर देंगे तो 198 करोड़ आ जाएगा। तो वो हो गई सापेक्ष वृद्धि, यानी डायरेक्ट निकाल लिया। अब बात करते हैं निरपेक्ष वृद्धि की। निरपेक्ष वृद्धि क्या होता है? ये थोड़ा अलग है। ये क्या है? इसमें क्या होता है कि पहली वाली जनसंख्या जो है ना, उसको बाद वाली जनसंख्या से घटा दो। यानी कि देखो, अगर हम बात करें, मान लो सन 2011 में जनसंख्या हमारे देश की जो है वो है 121 करोड़, 121 करोड़ है। और वो 2021 में कितनी हो गई? जब हमने देखा तो 141 करोड़ हो गई, 140 के आसपास, लगभग 140 करोड़ हो गई। तो अगर मैं बोलूं भाई एक काम करो, इसका निरपेक्ष वृद्धि निकालो, तो निरपेक्ष वृद्धि कैसे निकालोगे? अभी कितनी बढ़ी है, पिछले के हिसाब से अब कितना बढ़ गया है, तो वो देखेंगे हम। तो 140 में से हम 121 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 19 करोड़। तो 19 करोड़ लोग बढ़ गए हैं। बट ये एक समय अंतराल में हुआ है ना, सिर्फ 10 साल की बात करी हमने, कंपेयर करा किसी वाले डेटा से, किसी डेटा से जो डेटा था 140 और 121, इन दोनों को कंपेयर करा। इस कंपेयर को कहते हैं निरपेक्ष वृद्धि। जबकि अगर हम सिर्फ साल का घटाते जा रहे हैं, सिर्फ घटा के कर दिया हमने, तो वो होगी डायरेक्ट निकालना हो गया एक तरह से। सीधी सी बात समझो, जब किसी निश्चित समय अंतराल की बात की जाती है और उसके बीच में कंपेयर करते हैं, जब कंपैरिजन होता है, तो उस कंपैरिजन के हिसाब से जो वृद्धि निकलती है उसे कहते हैं निरपेक्ष वृद्धि, जो कि यहाँ पे है। जबकि सापेक्ष वृद्धि क्या होता है? जो कि डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम, कोई सा भी साल उठा लेंगे और उसके बाद 20-30 साल, 40 साल बाद वाला साल कोई सा भी उठा लेंगे और दोनों की जनसंख्या को देखेंगे माइनस करके कि कितना अंतर आया। अगला है वार्षिक वृद्धि दर। तो भाई नाम खुद ही कह रहा है, एक साल में कितनी वृद्धि हुई प्रतिशत में, दर यानी प्रतिशत। एक वर्ष में प्रति 100 व्यक्तियों पर बढ़ने वाले लोगों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 लोग थे, पहले 100 लोग थे, अब 102 हो गए, तो कितने बढ़ गए? 2 लोग बढ़ गए, यानी कि 2% वृद्धि दर है यहाँ की। वार्षिक वृद्धि दर यहाँ की है। वृद्धि दर अगर एक साल के अंदर निकाले तो वार्षिक वृद्धि दर होती है। 1951 से 1981 की बात करें ना, तो हर 10-10 साल में हमारे भारत की जो वार्षिक वृद्धि थी, हर एक साल में जब हमने देखा तो वृद्धि दर बढ़ते जा रही है, थी। जबकि 1981 के बाद ना ये कम होते जा रही है। बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन क्यों होता है। ये जो जनसंख्या ये क्यों बदलते रहती है, कम ज्यादा क्यों होते रहती है? तो बेसिकली इसके 3 फैक्टर है। देखो, अगर तो कोई जिंदा हो गया, यानी कि कोई जन्म ले लिया,
और अगर कोई मर गया, और या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बंदा बाहर चला गया किसी और देश में, तो वो तीनों तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या है, जन्म, तो उसको जन्म दर कहता है। जन्म दर क्या होता है, जन्म दर एक वर्ष में 1,000 लोग में से कितने लोगों का जन्म हुआ है, उसे कहते हैं जन्म दर। और ये भारत में ना जन्म दर बहुत ज्यादा है मृत्यु दर से, इसीलिए तो यहाँ की जनसंख्या बढ़ते जा रही है, जन्म दर ज्यादा है। और मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो एक वर्ष में प्रति 1,000 व्यक्तियों में जो मरते हैं जितने लोग, अगर 1,000 लोग हैं, एक साल के अंदर 1,000 में से कितने लोग मर गए, तो उसे हम कहते हैं मृत्यु दर। जबकि प्रवास क्या होता है, प्रवास होता है लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र चले जाना। अब उनके पास दो ऑप्शन है, देखो अगर तो इंडिया में रह रहे हो तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि भाई मैं अगर दिल्ली में हूं तो मेरा मन कर रहा है कि मैं चला जाता हूं उत्तर प्रदेश में घूमने के लिए, तो मैंने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ा दी, क्योंकि मान लो मैं अपने परिवार और सबको लेके चला गया वहां पे, तो वहां की जनसंख्या बढ़ गई उस राज्य की। तो ये ना क्या हो रहा है, ये देश के अंदर ही हो रहा है। ये मेरा देश भारत है, हमारा देश भारत है, मेरा देश नहीं, हमारा देश भारत है। तो ये जो हमारा देश भारत है उसी के अंदर जनसंख्या ना तो बढ़ रही ना ज्यादा हो रही है, क्योंकि बस मैंने राज्य चेंज किया, देश नहीं चेंज किया है। तो अगर मैंने देश नहीं चेंज किया और मैं देश के अंदर ही रह रहा हूं, बस राज्य चेंज करता जा रहा हूं, तो वो मैं अंदर ही रह रहा हूं ना, आंतरिक रह रहा हूं ना, आंतरिक निवास कहते हैं उसको। जबकि अंतरराष्ट्रीय निवास क्या होता है, जब मैं भाई देखो अब मेरा मन कर रहा है कि मैं ना यूएस घूम के चला आता हूँ, आपके साथ हम सब मिलकर के यूएस चलते हैं घूमने के लिए, तो हम क्या करेंगे, यूएस की जनसंख्या अमेरिका की जनसंख्या बढ़ा देंगे और यहाँ की जनसंख्या कम कर देंगे। तो हम यहाँ से प्रवास कर गए, यानी कि यूएस में चले गए, तो क्या हुआ, यहाँ की जनसंख्या कम हो गई जबकि यूएस की बढ़ जाएगी। तो ये रीजन है प्रवास का। अब प्रवास की बात यह है कि भाई लोग आते क्यों है, प्रवास यानी लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाते क्या है। तो देखो एक तो ऑप्शन हमारे पास ये हो सकता है कि पुश, देखो जब दरवाजा खोलते हो तो वहां पे क्या लिखा होता है, किसी भी दुकान में जाते हो तो क्या लिखा होता है कि पुल करो या पुश, ऐसे लिखा होता है कि नहीं वहां पे। तो पुश का मतलब क्या होता है, पुश करना यानी कि धक्का देना। तो धक्का देना यानी कि किसी बंदे को गांव से शहर भेजना, उसका खुद का मन नहीं है कि वो वहां पे कोई उसको काम मिल रहा हो, कोई उसको कुछ अच्छी चीज मिल रही हो, रहने का अच्छा तरीका मिल रहा हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो ऐसे ही गांव से शहर जाना चाहता है, तो उसको हमने धक्का देके भेजा यानी कि पुश कर दिया। तो उसे गांव से शहर वो जा रहा है, तो उसे कहते हैं पुश यानी कि अपकर्षण। जबकि अगर कोई बंदा अपने आप खींचा चला है, कि अपने आप पुल हो जाए, अपने आप अभिकर्षित हो जाए, यानी कि खींचा चला है मेरे पास आकर के, यानी कि मान लो शहर है, शहर की खास बात क्या है कि यहाँ पे लाइफ स्टाइल, जिंदगी जीने का तरीका सब कुछ अच्छा है, खाने पीने की चीजें एकदम अच्छी खासी है, सब कुछ ठीक है, यहाँ पे काम भी मिल सकता है, लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो उसकी वजह से लोग ना आकर्षित हो जाते हैं कि भाई हम ना चलते हैं, तो वो ना अपने आप खींचे चले आते हैं, अपने आप पुल हो जाते हैं। तो पुल अप्रोच होनी चाहिए। तो पुल अप्रोच यहाँ पे होती है। अब किशोर जनसंख्या, तो ये कौन होते हैं किशोर अवस्था, आप 10 से 19 वर्ष के जो आप है ना उसकी बात हो रही है, 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग वो इसमें आते हैं किशोर में। और भारत की जो कुल संख्या है ना, उस कुल जनसंख्या जो है भारत की, अगर उसको 5 हिस्से बांटे, तो वो जो हिस्सा है, जो एक हिस्सा निकल करके आएगा, तो वो होता है किशोर की जनसंख्या। भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है ये, यानी कि फ्यूचर में बहुत काम आएंगे भाई। अगर हमारे देश में इतने युवा लोग रहेंगे, युवा की खास बात क्या भाई, एनर्जी बहुत अच्छी खासी होती है उनके अंदर, यानी कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो ठान लेते हैं कि भाई हमें कुछ करना है तो वो करके दिखाते हैं, यानी कि वो अपनी कंट्री को आगे डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए वो सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है, सबसे अच्छे संसाधन है, उनके अंदर पोटेंशियल है कुछ करने का प्राय। बट यार प्रॉब्लम ये है कि ये ना कुपोषण के शिकार होते हैं कुछ कुछ, सबकी बात नहीं कर रहे, ज्यादातर लोग जो होते हैं वो कुपोषण के शिकार है। सोचो इतनी जनसंख्या, इसमें युवा लोग रह रहे हैं और उनको अच्छा खाना ही नहीं मिल रहा। देखो खाना जो है, जबकि किशोर अवस्था में जो होता है उनको बच्चे और वृद्ध इन दोनों से ज्यादा अच्छा खाना चाहिए होता है। प्रोटीन और ये सब चीजें, जितनी भी जरूरी चीजें, तत्व, जो भी एलिमेंट्स होने चाहिए, विटामिन वगैरह, वो सब उसमें होने चाहिए, और वो भी बच्चों और वृद्ध से ज्यादा होने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में लागू हुई, तो उसके अंदर उसकी क्या क्या विशेषता, उसकी खास बात क्या है, तो वो ये है कि 14 वर्ष से कम आयु के जितने बच्चे हैं उन सबको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। यानी कि आप समझ रहे हो ना, 8वीं क्लास तक के बच्चे जो होते हैं उनको फ्री में बुक्स मिलती है। भाई जैसे 9वीं में आए तुम पे क्या जुल्म हो रहा है कि तुम्हें बुक खरीदनी पड़ रही है, तो 9वीं क्लास में आती है बुक खरीदनी पड़ती है, सब कुछ खुद करना पड़ता है, फ्री शिक्षा खत्म, खाना भी नहीं लेने देते, मिड डे मील भी नहीं लेने देते, लाइन में लगने जाते हैं, बट हम तो ले लेते हैं सर, हम तो ले लेते हैं।
मुझे पता है आप में से कुछ लोग अब भी ले लेते होंगे, वो अपने छोटे भाई बहन को पकड़ा देते होंगे, टिप्पण ले लेके आ जा। हमने बहुत करा ये सब, हम बहुत करते थे ये सब। ठीक, शिशु मृत्यु दर को प्रति हजार में से 30 से कम करना है। जो शिशु मृत्यु दर 30 से ज्यादा है ना, यानी बहुत शिशु मर रहे हैं जो 30 से ज्यादा, अब उसको 30 से नीचे लेके आना है। कोई ना कोई ऐसा कुछ करना है हमें, जो उनकी जो माँ है जो गर्भ से है, तो उसको उसी वक्त अच्छे से ध्यान रखना है ताकि उस शिशु की मृत्यु ना हो, या फिर जितनी भी मृत्यु दर है वो सब ना हो। तो टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को बचाना, जितने भी ऐसी बीमारी है जिससे कि टीका लगा के बचाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड हो गया, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी बीमारी, टिटनस वगैरह हो गया, ये सब बीमारी होती है, इनसे एक टीका रोधी बीमारी होगा, ये इनसे ना टीका दे के हम बचा सकते हैं उनको, तो वो मरेंगे नहीं आने वाले टाइम में। इससे क्या होगा, जनसंख्या अच्छी खासी रहेगी। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, शादी की उम्र लड़कियों को बढ़ाना चाहिए, ये प्रोत्साहित किया। परिवार नियोजन को जन केंद्रित, परिवार नियोजन यानी कि भाई फैमिली प्लानिंग जब कर रहे हो कि कितने बच्चे करने चाहिए आगे फ्यूचर में, तो उसके लिए क्या करना है, हमें जन केंद्रित होना पड़ेगा, यानी लोगों का भला के बारे में सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि अपने बारे में सोचे चले जा रहे हो कि भाई मुझे तो 5 करने 6 करने, नहीं, जन केंद्रित कार्यक्रम होना चाहिए वो, उसके हिसाब से परिवार नियोजन जन केंद्रित कार्यक्रम होना चाहिए। तो ये तो होगा, इसमें सारे के सारे टॉपिक हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सब देख लिए टॉपिक्स, इससे बाहर एग्जाम में आ ही नहीं सकता। अब आपको क्या करना है, भागना नहीं है, आपको इसके क्वेश्चन आंसर लगाने हैं जो कि हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है, डायरेक्ट भी उठ के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो पहले देखते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन कौन से हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, त्रिपुरा, सिक्किम, केरल या महाराष्ट्र, कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, कॉमेंट में बताओ जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, जन्म दर बढ़ना, मृत्यु दर गिरना, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट में आंसर करना है आपका, जल्दी से कमेंट में आंसर करो, देखते कौन फास्ट आंसर करता है। देन इसके बाद किशोर जनसंख्या का आयु वर्ग क्या है, 5 से 10, 10 से 15, 10 से 19 या 12 से 15, कमेंट कीजिए। जनसंख्या वृद्धि का घटक कौन सा है, साक्षरता दर है, जन्म दर है, लिंग अनुपात है, जनसंख्या घनत्व, यानी किस वजह से जनसंख्या जो है बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ने का घटक कौन सा है, तो जन्म दर के हिसाब से बढ़ती है ना, क्योंकि जन्म दर बढ़ेगी तो जनसंख्या ही बढ़ेगी। ये साक्षरता दर क्या होता है, तो एक किसी एक जगह में, देश में या राज्य में कितने % लोग पढ़े लिखे हैं, उसे कहते हैं साक्षरता दर। और केरल की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, हमारे देश में भारत में केरल की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। देन उसके बाद लिंग अनुपात क्या होता है, मैं ये ना देखो, इसका आंसर तो जन्म दर आ गया, लेकिन मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करा था शुरू से लेकर एंड तक। तो लिंग अनुपात की बात करते हैं, ये क्या होता है, प्रति हजार व्यक्ति पर, प्रति हजार पुरुषों पर, व्यक्ति नहीं, प्रति हजार पुरुषों पर, लड़कों पर लड़कियों की संख्या, यानी कि अगर 1000 लड़के हैं तो उस पे लड़कियां कितनी है, जैसे 1000 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है 1000 के हिसाब से, 500 है, 600 है, 700 है, वो कितनी है, तो उसे कहते हैं लिंग अनुपात। 5वां क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन में अंतर बताना है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने बताया था जनसंख्या वृद्धि में क्या होता है, सिर्फ संख्या की बात करते हैं, जबकि जनसंख्या परिवर्तन में आकार, वितरण और संगठन की बात करते हैं। जनसंख्या वृद्धि एक समय अंतराल में होता है, जबकि उसमें समय की बात नहीं करते परिवर्तन में। छठा सवाल है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अभी अभी मैंने बताया था 5 उद्देश्य दे रखे थे, ये 5 मार्क्स का सवाल आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 कारक कौन से, तो 3 कारक कौन से जनसंख्या परिवर्तन के, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, इन तीनों को आप एक्सप्लेन कर देना, 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनगणना शब्द से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन यही कराई थी, जनगणना। जनगणना का मतलब क्या होता है मैंने समझाया था। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी ये भी आपको बताना है, तो 1881 में संपूर्ण हुई थी, बट पहली बार 1872 में हुई थी। तो दोनों चीज लिख दो ताकि एग्जामिनर को लगे, क्यों दोनों चीज क्यों लिख के आनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया है, इसलिए तो ऐसे लिखना 1872 में सबसे पहली जनगणना की गई, जबकि 1881 में पूर्ण जनगणना हुई, और जनगणना की डेफिनेशन पहले लिख के आ जाना। तो इस तरह से इसका आंसर करना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं, इसको जरूर अपनी कॉपी में लिख करके देखना। अब जैसे ये वीडियो बंद करो तो अपनी कॉपी में इसके आंसर्स लिख के देखना और इसके सॉल्यूशन चेक करना, पीछे से जो इस लेक्चर में जो हमने देखे हैं, तो पीछे जाना इस लेक्चर के और सॉल्यूशन देखना कि जो आपने लिखा और जो मैंने यहाँ पे लिखा उन दोनों में कोई अंतर है या नहीं। अगर अंतर है तो देखो कि उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, आंसर को कैसे अच्छा किया जा सकता है, और आंसर को लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि एसएसटी में हमें सिर्फ आंसर लिखना आना चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अलावा, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं और उसका आंसर देना होता है बस, और कुछ नहीं, खत्म, बस इतनी सी बात होती है उसमें। तो अगर आपको अब जो जियोग्राफी का
अब जियोग्राफी का जो है हमारे सारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर के एक पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मेरे को उस टॉपिक का नाम बता सकते हैं। मैं अलग से उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेहिचक कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।